मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। पार्ट 11 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को इसमें डिस्कस किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीपीआई 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। आइए देखते हैं। जरूरत आन पड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। तो आजकल हम देख रहे हैं सरकार के जो फंक्शंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जब सरकार के फंक्शंस बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे कि जो उनके अंदर में काम करते हैं उन लोगों को काम देंगे एग्जीक्यूशन का। सो उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो बढ़ जाएंगी। अब जब एग्जीक्यूटिव पावर्स बढ़ेंगी तो लेजिस्लेटिव आउटपुट भी बढ़ेंगे, क्योंकि हम इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट आएंगे। लेकिन इस सब की वजह से जब ये लोग काम ज़्यादा करते हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आम जनता पे पड़ता है। इसकी वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम के ऊपर, जो आम आदमी है उसकी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं ना। और इस सब की वजह से क्या होता है, एक फ्रिक्शन आ जाता है इन लोगों के बीच में और अथॉरिटी के बीच में। अब क्या करना चाहिए कि हमने एक सिस्टम लेके आए हैं इन ट्राइब्यूनल्स का कि लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर और भी बहुत सारी कंट्री में इस तरह का जस्टिस की बात की गई है, जो अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ जस्टिस कैसा होता है, पब्लिक गुड ओरिएंटेड जस्टिस, लोगों के लिए अच्छा जो हो उस तरह, मतलब अच्छी सोच रखते हुए एक ओरिएंटेड जस्टिस की बात की गई है कि लोगों के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं इनको टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों ने बनाया हुआ है, और इनके ऑपरेशंस बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंस भी मिल रही है इनको, क्योंकि इजीली रहते हैं। इन दिस यूनिट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव की जो हम यूनिट अभी करने वाले हैं पूरी कवर, इसमें मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बताऊंगी। देन मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का, ये भी डिस्कस कर लेंगे। और इनकी ग्रोथ क्यों हो रही है, क्या क्या टाइप्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं और इनके क्या लाभ हैं या फिर क्या डिसएडवांटेजेस है, ये भी देखेंगे। क्या होता है ये तो पता होना चाहिए हमें पहले। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो कोई स्टैट्यूज हो, यानी कोई भी एक्ट वगैरह, कोई चार्टर हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, प्रोसीजर्स हो, डिसीजंस हो, ये सारे ही हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हम क्या करते हैं कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाते हैं जिसके अंदर सारे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें आ रही हैं, तो इस सब की वजह से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बहुत अच्छे से चलता है, अच्छे से काम करता है। अकॉर्डिंग टू जेनिंग्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। कोई भी लॉ आप जानते हो, कानून, और अगर लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव कानून तो ये उन्हीं लोगों के ऊपर का कानून होगा जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ होता है, ये लॉ बताता है कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होगा, किस प्रकार से पावर्स और ड्यूटीज होंगी एक एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है, इतना समझ गए। Wade remarks that administrative law is concerned with the operation and control of the powers of administrative authorities with emphasis on functions rather than the structure। अब एक और आदमी आगे है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है वेड। इन्होंने क्या बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है वो ऑपरेशन और कंट्रोल देखता है कि क्या पावर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की। ये फंक्शन पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, ना कि उनके स्ट्रक्चर पे। तो आप ज़रूरी नहीं है कि दोनों की बात लिखें। आई थिंक अगर आप जेनिंग्स के अकॉर्डिंग टू जेनिंग्स करके ये परिभाषा लिख के आएंगे, डेफिनेशन लिख के आएंगे, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। सो आप अकॉर्डिंग टू जेनिंग्स लिख देना यहाँ तक, दैट्स ऑल। मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया आपका। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक प्रकार की ऑथोरिटीज़ हैं। कहाँ, हमारे नॉर्मल जो एक ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम होता है उसके बाहर की। जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई सवाल उठता है, कोई उंगली उठती है, तो ये इंटरप्रेट करती हैं और अप्लाई करती हैं लॉज को, ठीक है। एक फॉर्मल सूट में करती हैं, वो फॉर्मल सूट के किस प्रकार से प्रोसीजर रहेगा, या तो वो कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है या फिर कोई और स्टैब्लिश्ड मेथड होता है, उसके अनुसार ये
अपने लॉज को अप्लाई करती हैं। ये ना तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात की जा रही है, ना तो ये कोई कोर्ट है और ना ही हम कह सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। दरअसल ये मिक्सचर होता है दोनों का, किस किस का, कोर्ट का और एग्जीक्यूटिव बॉडी का। दे आर जुडिशियल इन द सेंस दैट ट्राइब्यूनल्स हैव टू डिसाइड फैक्ट्स एंड अप्लाई देम इम्पार्शियली विदाउट कंसिडरिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका नेचर जुडिशियल है, क्योंकि ये देखते हैं, फैक्ट्स की जांच परख करते हैं एंड देन जो भी इनका डिसीजन होता है वो लेते हैं, किसी भी एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को कंसीडर करे बिना या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी को कंसीडर करे बिना। ध्यान दीजिएगा, एक बार पॉलिसी बोला, एक बार बॉडी बोला। They are administrative because the reason for preferring them to the ordinary courts of law are administrative reasons. They are established by executive in accordance with the statutory provisions. तो इनको जो गठन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का, दरअसल इनका गठन एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी लॉ पास करके, कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के द्वारा they are required to act judicially and perform quasi judicial functions. मैं इससे पहले के वीडियोस में क्वाजी जुडिशियल को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ तो नहीं डीपली बताऊंगी। आप समझ लीजिए कि इनका काम क्या है, कैसे काम करते हैं, जुडिशियली और क्वाजी जुडिशियली काम करते हैं। The proceedings are deemed to be judicial proceedings and in certain procedural matters they have power of a civil courts. तो ठीक है, कुछ certain ऐसे matters होते हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास एक सिविल कोर्ट जितनी पावर भी होती है। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो किसी भी रूल्स ऑफ एविडेंस या प्रोसीजर्स, जो गवर्निंग सिस्टम जो होता है किसी भी नॉर्मल कोर्ट का, उसकी तरह नहीं होते हैं कि आपको नॉर्मल कोर्ट की तरह ही सबूत इकट्ठे करने हैं या फिर उसी तरह से आपको प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ानी है। ये ऐसा कोई उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं होता है। ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं एंड आर ओनली रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेवेलेंट लॉ एंड ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इनको पूरा वही ऑर्डिनरी कोर्ट्स के जैसे करने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल सा जो कानून है उसी की तरह बस प्रोसीजर करना पड़ता है, ज़्यादा झंझट नहीं है एक ऑर्डिनरी कोर्ट जैसे। और इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो नेचुरल जस्टिस के होते हैं। ये कोई भी टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, उनको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। एंड एविडेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड CPC एंड एविडेंस एक्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इन सबको फॉलो नहीं करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में बी मोर अप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज स्पेशली constituted authorities established by law to settle the disputes between citizen and administration. तो अभी तक की सबसे आसान जो एक डेफिनेशन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की मिली है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, याद रखना कानून के द्वारा बनाई जाती है, कि हम नागरिक और प्रशासन के बीच के जो मुद्दे हैं उनको सेटल डाउन कर सकें, ठीक है। The administrative tribunals are the instrument for the application of administrative law. They have distinct advantage over the ordinary courts because they ensure cheapness, accessibility, freedom from technicality, एक्सपीडिशन एंड एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो थोड़ा इनके पास क्या रहता है, फ्रीडम भी रहती है एंड एडवांटेज भी रहती है, क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकली काम नहीं करते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इन रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव actions is necessary to provide justice to the citizen without sacrificing the institutional needs. तो इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ एक्सपर्ट लोगों का, है ना, इसमें लोगों को अपने इंस्टीट्यूशनल नीड्स का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता है। What is involved is basically the relative position of two values, that is the protection of the individual and his legitimate interest and the effective attainment of the public purpose. इतना ना भी लिख के आओ,
तो जो ऊपर तक का है इतना लिख के आ जाना, ये सफिशिएंट है। आगे मैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। ये तो एक तरीके से अभी नॉर्मल सी चीज़ें चल रही हैं, आगे मैं आपको टाइप्स भी बताऊंगी, ठीक है। देखिए हमारे जो टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं इंडिया में। पहला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल CAT, कस्टम एक्साइज रेवेन्यू अपीलेट ट्राइब्यूनल CERAT, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन MRTPC, इलेक्शन कमीशन EC, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अपीलेट बोर्ड FERAB, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, रेलवे रेट्स ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। तो अगर आप इनका नाम रट सको तो रट लो, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फ्लो चार्ट में या फिर डिज़ाइन से एरो बना बना के अगर लिख के आओगे तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है कॉपी पर, ठीक है। ये ज़रूर लिख के आना आप।